Hello, everyone. A very good morning to all of you in today's webinar. Can you please confirm, am I audible? ओके, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच। यस, सो टुडे हम आज का जो वेबिनार है ऑन एफएसएससीआई अपडेट वो स्टार्ट करेंगे। आज के वेबिनार में वी विल डिस्कस कि एफएसएससीआई में क्या क्या अपडेट्स हुए हैं, ताकि हम भी हमारे इंडस्ट्री में अपडेटेड रहें और सारी चीजों को फॉलो कर सकें। तो एज यू ऑल नो, ये हमारा एफएसएससीआई अपडेट का जो वेबिनार है, वी आर डूइंग इट ऑन द मंथली बेसिस। हर महीने हम ये करते हैं ताकि आप लोग हर महीने एफएसएससीआई में क्या अपडेट आया उसको जान सकें और अपनी इंडस्ट्री में फॉलो कर सकें। So before I proceed, I would like to request, which language would you prefer, Hindi or English? आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं और अपना आंसर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स विच लैंग्वेज वुड यू प्रेफर, कौन सी लैंग्वेज में आप कंटिन्यू करना चाहेंगे। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्रीतम, कैन यू प्लीज कंफर्म आवाज आ रही है? हेलो मिस्टर दीपक। यस, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो ये आज का जो वेबिनार है, इसमें हम काफी सारी चीजों पे बात करेंगे। अबाउट एफएसएससीआई, व्हाट आर द लीगल कंप्लायंसेस, उसके अंदर क्या करना चाहिए हमको, ठीक है। फिर क्यों हम एफएसएससीआई अपडेट्स को फॉलो करें, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। और ऑल्सो वी वांट यू टू बी अ टीम लीडर, वी वांट यू टू बी देयर ब्रांड रेपुटेशन। और रेपुटेड ब्रांड मींस दे नोज एवरीथिंग, और वो सारे लीगल चीजों को फॉलो करते हैं, लीडर रहते हैं ब्रांड में, मार्केट में। सो ताकि आप भी अपनी इंडस्ट्री में फॉलो करें, चीजों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करें और उससे आपको फायदा हो। दैट्स वाई हम लोग ये एफएसएससीआई का वेबिनार जो है वो डेली मंथली बेसिस पे करते हैं। So about myself, I'm Yeshi Srivastava. We are creating these webinars, trainings, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उन सबको फूड सेफ्टी की अवेयरनेस हम क्रिएट कर सके। एंड वी आर ऑन अ मिशन टू हेल्प 1 million फूड बिजनेसेस so that every food on this planet remains safe for consumption. So I'm from Yari Qualitech and we are providing training, auditing, consultancy, system implementation. Okay. सो आज के वेबिनार्स के कुछ कोड ऑफ ऑनर है। आई रिक्वेस्ट, अगर आप अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं तो आप लोग प्लीज ऑन कर लीजिए सब लोग अपना वीडियो। माइक्रोफोन आप लोग प्लीज म्यूट पे रखें। टेक लॉट्स ऑफ नोट्स साथ, सो दैट आपको वो चीजें याद रहें।
अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उस टॉपिक के बाद पूछ सकते हैं, और एट द एंड ऑल्सो यू कैन आस्क। सो वी विल स्टार्ट विथ एफएसएससीआई कि एफएसएससीआई क्या होता है, व्हाट इज एफएसएससीआई। तो एफएसएससीआई जो है दैट्स अ लीगल अथॉरिटी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमारे भारत देश में जो जो भी फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है, स्टोर होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेल होता है या इंपोर्ट होता है, उसको उसकी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। आज के वेबिनार में जो जो भी हमने अपडेट्स लिए हैं वो इस एफएससीआई की वेबसाइट से लिए हैं, और इसमें हम सब चीजें कवर करेंगे, एडवाइजरी, ऑर्डर्स, प्रेस रिलीज। तो सबसे फर्स्ट जो अपडेट आया है दैट इज इन एफएससीआई एडवाइजरी अबाउट क्लैरिफिकेशन ऑफ हेल्थ ड्रिंक एंड एनर्जी ड्रिंक। सो क्या आप मुझे बता सकती हैं हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक में क्या डिफरेंस होता है? यस, एनीवन? तो इसमें जो एफएससीआई का अपडेट आया है, इट सेज कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में है अवेलेबल, या जो ई कॉमर्स में वेबसाइट पे अपलोडेड है, सो एफएससीआई केम टू नो दैट जो भी प्रोडक्ट्स हैं प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो जिनकी नियरेस्ट कैटेगरी होती है डेयरी बेस्ड बेवरेजेस या सीरियल बेस्ड बेवरेजेस, मिक्स माल्ट बेस्ड बेवरेजेस। तो आपने देखा होगा ना, काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आजकल डेयरी बेस्ड होते हैं, जैसे इंस्टेंट बादाम शेक्स, कुछ सीरियल बेस्ड होते हैं, कुछ माल्ट बेस्ड हैं। वो वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक के अंदर कैटेगराइज हैं वेबसाइट के ऊपर। इसी के कारण एफएसएसएआई सेज की जो एनर्जी ड्रिंक है, आप सिर्फ उसमें क्लेम कर सकते हो जो कि फॉस्फोरस कैटेगरी 14.1, 4.1, 14.1.4.1 और 14.1.4.2 में हो, जैसे कार्बोनेटेड एंड नॉन कार्बोनेटेड वाटर बेस्ड फ्लेवर ड्रिंक्स, और स्टैंडर्ड अंडर सब रेगुलेशन ऑफ एफएसएस, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव रेगुलेशन के अंदर वो है। ठीक है, लेकिन जो हेल्थ ड्रिंक है वो कहीं पर भी स्टैंडर्डाइज नहीं है अंदर एफएसएस एक्ट। इसलिए जितने भी ई कॉमर्स वाले एफबीओस हैं उन सबको ये एडवाइस किया गया है कि वो या तो उनको हटा दें या फिर डीलिंग कर दें ऐसी कोई भी ड्रिंक जो कि एफएसएस एक्ट के परव्यू में नहीं आती। ठीक है, हेल्थ ड्रिंक में आपको क्लेम करना है तो हेल्थ ड्रिंक इज नॉट डिफाइंड, एनर्जी ड्रिंक इज डिफाइंड, लेकिन अगर आपका वो पेय पदार्थ एज पर फॉस्फोरस रेगुलेशंस में आ रहा है, उस परमिटेड कैटेगरी में आ रहा है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं एज ए एनर्जी ड्रिंक। ओके, ये इसलिए किया गया है ताकि जो एफपीओ प्रोड्यूस कर रहा है या जो शो कर रहा है वो सही है या नहीं, उसको वेरीफाई किया जाएगा। दूसरा, जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को वेबसाइट पे देख के खरीदेगा, सो ही शुड बी एबल टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। वो जो भी खरीद रहा है वो सही में है या नहीं वो श्योर होना चाहिए। आपने कुछ एनर्जी ड्रिंक बेची तो उसमें क्या था, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन क्या था, क्या थी कैफीन की मात्रा उसमें, सॉरी, उससे पी के क्या आपके एनर्जी लेवल में इंक्रीज हुआ, वो सारा डिफाइन होना भी जरूरी है। राइट, तो आप कुछ भी हेल्थ ड्रिंक के नाम से मार्केट में सेल नहीं कर सकते। इसलिए जो भी आप सेल कर रहे हैं इट शुड कम्स अंडर फॉस्फोरस की जो कैटेगरी है उसमें वो आपने परमिटेड लाइसेंस ले रखा हो, और अगर लाइसेंस नहीं ले रखा है तो आप उस ब्रांड के अंदर वो चीज को मार्केट में नहीं बेच सकते हैं। And our next order is update is with FSSAI order maximum residue limits of spices and culinary herbs। अब मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स क्या होती हैं?
एमआरएल्स एमआरएल्स जो है वो पेस्टिसाइड रेसिड्यूज के लिए यूज होते हैं, हैवी मेटल्स के लिए यूज होते हैं, टॉक्सिन्स कंटामिनेंट्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है, सो बेस्ड ऑन साइंटिफिक ऑप्शंस, जो एफएसएससीआई अथॉरिटी है उन्होंने मेथडोलॉजी को रिवाइज किया है, किसके लिए? एमआरएल्स के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जो भी फूड कमोडिटीज है, स्पाइसेस, कलनरी हर्ब्स वाली, जो कि जिनमें जो रेसिडुअल लिमिट्स है वो जो हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड कंटामिनेंट्स टॉक्सिन्स एंड रेसिड्यू रेगुलेशन 2011 है, उसके अनुरूप होना चाहिए। और ये फिक्स होते हैं, ठीक है, किसके लिए? फील्ड ट्रायल डेटा के बेस पे, जो कि अलग अलग एजेंसीज करती है। देयर आर CIB एंड RC, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, वो सब लोगों ने बताया। in case the pesticide is registered, ठीक है, and it is specified for food commodities, for spices and culinaries, then जो भी मैक्सिमम रेसिड्यूल लिमिट है जो कि कोडेक्स में है एप्लीकेबल हो, वो उसमें फॉलो हो जाएगी। ठीक है, और अगर ऐसा कोई कंटामिनेंट है जिसकी मैक्सिमम रेसिड्यूल लिमिट कोडेक्स में भी डिफाइन नहीं है, उसके लिए 0.1 mg पर केजी एप्लीकेबल होगा स्पाइसेस एंड कलनरी हर्ब्स के लिए। ओके, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल, मतलब हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि पल्सेस, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एवरीथिंग में हम ये वाली एमआरएल लिमिट नहीं एप्लीकेबल कर सकते। लेकिन जो अगर कोडेक्स में है, अगर आपके रेगुलेशन में है तो वो प्राइमरीली फॉलो करना है, रेगुलेशन में नहीं है तो जो कोडेक्स में है वो फॉलो करना है, कोडेक्स में भी नहीं है तो आप स्पाइसेस के लिए 0.01, ठीक है, 0.1 सॉरी 0.1 mg पर केजी की जो लिमिट है वो एप्लीकेबल रहेगी। ओके, और ये जो ऑर्डर है, जो पुराना ऑर्डर आया था 21 अप्रैल 2022 को और 30 अप्रैल 2022 को, उसको सुपरसीड करता है। तो पुराने वाले ऑर्डर्स में डेट्स, पुराने वाले डेट में जो ऑर्डर आया थी उसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो डिफरेंट थी, बट आज की डेट में जो हमारा प्रेजेंट रेगुलेशन आया है, जो अपडेट आया है, यही एप्लीकेबल होगा। Next advisory is with clarification with regards to display of information, जैसे कि कैलोरीफिक वैल्यू, एलर्जी, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, जो कि फूड सर्विस एस्टैब्लिशमेंट को अपने मेन्यू में डालना होता है। अब ये अपडेट बोलता है कि जो भी आपके एफएसएससीआई ने अपडेट के लिए बोला गया है, लाइक 12 अप्रैल 2024 को एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें एफएसएससीआई ने बोला है कि एफबीओ को कैलोरीफिक वैल्यू, एलर्जी एंड न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन टेबल और वेज नॉन वेज लोगो, ये सब अपने प्रोडक्ट में डालना है। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप कैसे डाल सकते हैं? आप मेनू कार्ड पे डाल सकते हैं, बोर्ड्स लगा के डाल सकते हैं, बुकलेट पे डाल सकते हैं। ओके, लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आया उसके बाद बहुत सारा मिस इंटरप्रिटेशन भी हुआ एफबीओ का एंड एफएसओस के द्वारा, जिससे कुछ लाइसेंस कैंसिलेशंस भी हुए हैं। तो इसलिए एफएसएससीआई ने इस पे मोर क्लैरिफिकेशन दिया है। एफएसएससीआई ने गाइडलाइंस में बताया है कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है, दैट इज किलो कैलोरी, किसकी होती है? आपकी मील की। ओके, पर सर्विंग कैलोरी कंटेंट पर सर्विंग मस्ट बी डिस्प्लेड। हम ऐसे नहीं कर सकते ना कि 1 किलो फ्रेंच फ्राइज की कैलोरीफिक वैल्यू इतनी होगी या 100 ग्राम की कैलोरीफिक वैल्यू इतनी। नो, अगर कोई एफबीओ, अगर कोई केटरिंग में आपको एक सर्व में से सपोज 120 ग्राम सर्व करता है, या फिर एक सर्विंग में वो 70 ग्राम सर्व कर रहा है, तो आपको जब कैलोरीफिक वैल्यू डिफाइन करनी है उस फ्रेंच फ्राइज की, तो आपको 70 ग्राम्स अगर आपने सर्व किया तो 70 ग्राम की करनी है, 120 ग्राम किया तो 120 ग्राम की करनी है। ठीक है, तो पर सर्विंग जो हमने एक मील सर्व करी, पर सर्विंग क्या कैलोरीफिक वैल्यू आ रही है उसकी, वो डिफाइन करना होगा। ये किस में आप कर सकते होगे? मेनू कार्ड, बोर्ड्स, बुकलेट, किसी में भी कर सकते हैं। एंड फूड एलर्जन को डिफाइन करना है। जो 7 फूड एलर्जेंस एफएसएससीआई ने डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है, हम
प्राइमरीली उसी की बात करेंगे। क्या क्या है वो, जैसे ग्लूटेन, सल्फाइड्स, फ्री नट्स, पीनट्स, सोयाबीन, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग एंड एग प्रोडक्ट्स, फिश, क्रस्टिशियंस। अगर इनमें ये सारे एलर्जन में से कोई भी एलर्जिक प्रोडक्ट आपके फूड प्रोडक्ट में है, तो आपको वो मेन्यू कार्ड पे डिफाइन करना पड़ेगा, कंटेन्स एलर्जन, फिर उस एलर्जन का नाम। इसी के साथ वो प्रोडक्ट वेज है या नॉन वेज है। ओके, कैन एनीबडी टेल मी, अगर एग है तो हम क्या डालेंगे? यस, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। अगर आपके प्रोडक्ट में एग है तो आप कौन सा लोगो डालेंगे? यस, इट इज नॉन वेज, करेक्ट। सो एग इज ऑल्सो कंसिडर अंडर नॉन वेज। ठीक है, तो वेजिटेरियन लोगो डालना है या फिर नॉन वेज लोगो डालना है? अगर आपके प्रोडक्ट में वेज, ऑल वेजीज हैं तो वेज लोगो डालेंगे, अगर आपने कोई नॉन वेज प्रोडक्ट यूज कर रखा है तो आप नॉन वेज लोगो डालेंगे। इसी के साथ न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड एंड इंग्रेडिएंट्स। न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन की डिटेल्स या फिर इंग्रेडिएंट की डिटेल्स आप ऑन रिक्वेस्ट दे सकते हैं, बिकॉज एक प्रोडक्ट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, सो इट मे बी और मे नॉट बी पॉसिबल कि सारी चीजें आपकी बुकलेट में या डिस्प्ले पे हो। लेकिन आप कैलोरीफिक वैल्यू डाल सकते हैं बहुत इजीली, एलर्जन डाल सकते हैं, वेज नॉन वेज लोगो डाल सकते हैं। न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन की वैल्यूज, डिटेल्स या इंग्रेडिएंट की डिटेल्स आप अगर कंज्यूमर ने मांगा तो आप उनको देना चाहिए, देना होगा आपको। ये भी आप कोई हैंडआउट के फॉर्म में दे सकते हो, बुकलेट, या कोई वेबसाइट में आपने डाला है तो आप उस पर भी दे सकते हो। अगर कोई ई कॉमर्स में डील कर रहा है और ई कॉमर्स के थ्रू प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी ई कॉमर्स के पोर्टल पे आनी चाहिए। ई कॉमर्स पोर्टल वाला खुद डालेगा, एफबीओ उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। Okay. Next FSCCI advisory is related to document for proof of premises for the purpose of making license application through POSPOS in case of shared workspace. अब shared workspace क्या होता है? Shared workspace is a very new concept. Means not very new, but yeah, it is widely used these days. Shared workspace मतलब आपका एक ही ऑफिस है, उसमें बहुत सारे टेबल्स, चेयर्स एंड सारी ऑफिस एमिनिटीज हैं, और उसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग काम करते हैं। सो दे प्रोवाइड अ प्रॉपर टेबल, चेयर, इंटरनेट, एवरीथिंग एंड अदर फैसिलिटीज, सो दैट आपको एक अलग से ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है और वहां पर आके आप काम कर लें। अब इस ऑर्डर में ये चैलेंज आता है कि ऑफिस का एक ही ऑफिस है, एक ही एड्रेस है, बट उसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना ऑफिस ले रखा है। Suppose this is a chair, I am also sitting on this. Then next to my table, some other organization is sitting. Next to that table, some other organization is sitting. तब उस केस में क्या होगा, आपका एड्रेस तो सेम ही हुआ, लेकिन अब आपको अगर लाइसेंस बनवाना है तो आप वहां पर ऑफिस एड्रेस उसको कैसे डालोगे? उसके लिए आपको एफएसएससीआई में या तो लीज डीड और रेंट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, ऐसी कोई भी चीज जो कि बाय कोर्ट आपने या बाय लॉ इट इज परमिटेड, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि उस एफबीओ और उस वर्क स्पेस के बीच में हुआ होगा। इसी के साथ में अगर एफबीओ के पास कोई एडिशनल गवर्नमेंट प्रूफ भी है, जैसे कि जीएसटी, पैन, टैन और अदर थिंग्स, तो भी वो एफएससीआई को उनको सबमिट करना होगा। इसी के साथ जब आप प्रूफ ऑफ पोजीशन डालते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन डालते हैं, ये शेयर्ड वर्क स्पेस सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगी या उन्हीं को दी जाएगी कैटेगरी में जो कि सिर्फ रीलेबलिंग करते हो, मतलब उनके पास उस फूड प्रोडक्ट का कोई स्टोरेज नहीं होना चाहिए। से सपोज आपने रीलेबलिंग कराई, तो रीलेबलिंग के केस में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर कोई और होता है
और आपका सारा प्रोडक्ट वहां मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, ठीक है, लेबल आपका होता है। आप खुद प्रोड्यूस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपका सिर्फ ऑफिस है, यू आर डूइंग योर मैन्युफैक्चर मार्केटिंग एक्टिविटीज और सेल्स एक्टिविटीज। तो उस केस में आप वो शेयर्ड वर्क स्पेस ले सकते हैं। रीलेबलर है अगर आप ई कॉमर्स में डील कर रहे हैं, या फिर आपका इंपोर्ट है, और ट्रेडर है, ट्रेडर मर्चेंट एक्सपोर्टर है, फूड वेंडिंग एजेंसी है, या ट्रांसपोर्टेशन है, या फिर हेड ऑफिस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस है। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली होगी कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या फिर रीपैकिंग कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ये लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसी के साथ में जब एप्लीकेशन स्क्रूटिंग होएगा, तो अगर एफएसएससीआई ने ये पाया कि आपने फूड स्टोरेज भी कर रखा है उस प्रोमाइसेस में जो कि शेयर्ड वर्क स्पेस है, तो उसमें आपसे एफएसएससीआई क्लैरिफिकेशन ले सकती है। Next update is the requirement of registration of foreign food manufacturing facility as per Food Safety and Standard Import First Amendment Regulation. So जो ये रेगुलेशन है, it came in 3/11/2021 और इसमें ये फर्स्ट अपडेट आया है। तो what is foreign food manufacturing facility? Anybody knows? Yes. क्या होता है? क्या होता है फॉरेन फूड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी? तो फॉरेन फूड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मतलब किसी भारत देश में नहीं, किसी दूसरे देश में फूड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां से जो फूड है वो हमारे इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है। सो वी विल से दैट इज अ फॉरेन फूड मैन्युफैक्चरिंग। कहीं और मैन्युफैक्चर हुआ और वो भारत देश में इंपोर्ट हुआ। नहीं नीलाक्षी, जो फॉरेन के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो नहीं, जो फॉरेन में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे फॉरेन फूड मैन्युफैक्चरिंग। ओके। सो इसमें एक आया है चेंजेस कि जो फॉरेन फूड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और वो इंडिया में कुछ इंपोर्ट कर रही है प्रोडक्ट्स, जैसे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मीट एंड मीट प्रोडक्ट, एग पाउडर्स, या फिर इन्फेंट फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक है, जिसको हम हाई रिस्क प्रोडक्ट्स बोलते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स को। अगर उन्होंने एफएसएससीआई के पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो उस केस में क्या होता है ना कि वो जब प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट होता है, तो इंपोर्ट प्रोसेस जो है वो इजी हो जाती है, कन्वीनियंट हो जाती है। और फॉरेन फूड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ने अगर एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो उसके पोर्टल पे उसको अपडेट भी करना है, ठीक है। ऐसा है ना, क्योंकि जैसे अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो क्या होता है, 1 साल के लिए आप करवाते हैं, 2 साल के लिए कराते हैं, या मैक्सिमम आप 5 इयर्स के लिए करा सकते हैं। अगर किसी फॉरेन फूड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया 1 साल का, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देगा। उसका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जो है वो अपडेटेड एंड वैलिड होना चाहिए। इसलिए एक बार करा लिया तो आप हर साल रिन्यू करवाएं, या फिर आप एक ही बार में 5 साल का करा लें, दैट डिपेंड्स अपॉन एफपीओ। और जो भी फॉरेन फैसिलिटीज है उसमें कुछ अपडेट आ रहा है, उसको रजिस्टर करना है, तो उसके लिए एफएससीआई का ऑनलाइन पोर्टल है रिफॉर्म, उस पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो कर देती है। ओके। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द एनुअल रिटर्न। क्या होता है एनुअल रिटर्न? एनुअल रिटर्न क्या होता है? एनुअल रिटर्न सबमिशन की डेट्स अभी चल रही है। सो एनुअल रिटर्न सबमिशन का मतलब है कि आपका हर साल आपने 30 मार्च तक, जैसे आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 30 मार्च तक,
सो आपने क्या क्या बिजनेस किया एक फाइनेंशियल ईयर में, और उससे आपको क्या सेल किया, आपने क्या परचेज किया, आपने क्या एक्सपोर्ट किया, आपने क्या इंपोर्ट किया, कितने का वैल्यू था, वो सारी चीजें आपको एफएसएससीआई में एनुअल रिटर्न में डालना होता है। ठीक है। कौन है एलिजिबल? इसके लिए एलिजिबल होते हैं सारे मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर्स। इन सबको करना कंपलसरी है। कब तक? 31 मई ऑफ एवरी ईयर। तो देखिए, जैसे आपने 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग हो गई, उसके बाद विद इन अ मंथ आपका यूजुअली सारा डेटा, बैलेंस शीट सब बन जाती है, विच इज एनीवेज रिक्वायर। आपके सीए के यहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है सारी चीजों की। तो जब आपकी एक बैलेंस शीट बन गई, क्या फिगर्स थे, तो उसको ये सेम आपको एफएससीआई की वेबसाइट पे भी अपलोड करना होता है। अब आपका जैसे मार्च में हो गया, तो अप्रैल एंड मई यू हैव गॉट 2 मंथ्स। इस 2 मंथ्स के अंदर आपको अपलोड करना कंपलसरी है। क्या होगा अगर आपने नहीं करा? अगर आपने नहीं करा तो 1 जून से आपकी पेनल्टी लगने वाली है 100 रुपीज पर डे। ओके। मैक्सिमम पेनल्टी हो सकती है 5 टाइम्स द एनुअल लाइसेंस फीस। ठीक है। 100 रुपीज पर डे जो लगेगी, वो बहुत ज्यादा किसी किसी केसेस में लगती है। 2021 के पहले के जितने भी केसेस हैं, उसमें ये 5 टाइम्स ऑफ द एनुअल लाइसेंस फीस वो वाला बार नहीं था। इसलिए बहुत सारे लोगों की फीस, जो लेट एनुअल सबमिशन है 2021 के पहले वाले जो केसेस है, कुछ 50,000 तक की फीस पेनल्टीज उन लोगों ने लगाई है। तो यू सी कितना ज्यादा डिफरेंस है। अगर हमारी छोटी सी भी भूल हो गई, अगर हमने इसको छोड़ दिया, हम अनअवेयर रह गए, तो उसमें आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। मोर देन 50,000 आपका लॉस हो सकता है। इसलिए 31 मई के पहले आई रिक्वेस्ट आप सब लोग अपना एनुअल रिटर्न भर दें। 31 मई के पहले आप भरोगे तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। इसलिए एफएससीआई कोई चार्ज नहीं करती। तो आप बिल्कुल आप इसको कर लें। और अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको डेटा कैसे भरना है वो नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट यारी क्वालिटेक। वी कैन हेल्प यू इन फिलिंग योर एनुअल रिटर्न। ठीक है। एंड वी हैव टू नोट कि कोई भी पेनल्टी में वेवर ऑफ नहीं होता है अगर आपने एनुअल रिटर्न टाइमली सबमिट नहीं किया है। तो बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं कि लोग हमारे पास आते हैं कि मैम हमारा एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं हुआ था। नाउ अगर हम एफएससीआई में जाके अपना लाइसेंस अपडेट कर रहे हैं या रिन्यू कर रहे हैं, तो वो पुरानी एनुअल रिटर्न की फीस मांग रहा है। देयर इज नो वेवर। कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अगर अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना है और मॉडिफाई कराना है, कुछ भी कराना है, तो पहले आपका एनुअल रिटर्न कंप्लीट होना कंपलसरी है। आपने छोड़ दिया तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तभी आप अपना लाइसेंस रिन्यू कर पाओगे। और ये बहुत बार केसेस देखे गए, 10,000, 20,000, 50,000, काफी काफी सारा अमाउंट लोगों ने इसमें भरा है। सो आई रिक्वेस्ट नीड नॉट टू गो फॉर सच पेनल्टीज। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप फूड सेफ्टी मित्र से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक आई एम ऑल्सो फूड सेफ्टी मित्र, जो कि आपको हेल्प करेंगे भरने में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज वैलिडिटी ऑफ एफएससीआई रिकॉग्नाइज्ड फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी। एफएससीआई ने कौन कौन सी टेस्टिंग लैबोरेटरी हैं जो कि एफएससीआई ने अप्रूव कर रखी है, उसकी लिस्ट निकाली है 23 अप्रैल 2024 को। इस पीपीटी में जो आप लिंक देख रहे हैं उस पे जाके आप वो लिस्ट खोल सकते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू एफएससीआई प्रेस रिलीज। So FSCC advised e-commerce platform to ensure appropriate category of food products sold on their website. Appropriate category मतलब क्या? Appropriate category का मतलब होता है आपने जो प्रोडक्ट को दिखाया है वो वैसा ही हो। ठीक है। मान लीजिए आपने कोई एक प्रोडक्ट दिखाया जिसमें आप बोल रहे हो कि ये ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है, लेकिन उसके अंदर आपने थोड़ी बहुत सूजी मिला रखी है और मैदा मिला रखा है, तो आप उसको ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट नहीं कह सकते। ठीक है। सो अप्रोप्रिएट कैटेगरी एफएससीआई की ऑलरेडी डिफाइंड है। अलग अलग कैटेगरीज हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है।
कुछ कुछ होती है आपकी प्रोप्राइटरी फूड। प्रोप्राइटरी फूड का मतलब क्या? ऐसे प्रोडक्ट जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव रेगुलेशन, हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, या फिर फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस, फंक्शनल फूड, नॉवल फूड रेगुलेशन, इन सब में आपका वो वाला फूड डिफाइंड नहीं है, लेकिन उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स है, वो कोई नए इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपके ये स्टैंडर्ड में नहीं डिफाइंड है, तो हम उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट। प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट के लिए आपको एफएसएसएआई से सेपरेटली अप्रूवल लेना होता है, ठीक है। तो एफएसएसएआई ने बोला है कि आप ई कॉमर्स पे जितने भी एफडीओ हैं उन सबको, अगर हेल्थ ड्रिंक है, जैसे हमने अभी पहले भी देखा, हेल्थ ड्रिंक है तो हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं वो प्रोडक्ट, वो इंश्योर करना है। एनर्जी ड्रिंक है तो एनर्जी ड्रिंक के कैटेगरी में वो प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं वो इंश्योर करना है, ठीक है, और वो सारी चीजों को अपलोड करना होगा, राइट। एंड करेक्टिव एक्शन ये करना है कि क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी regarding the nature and functional properties of the product, ensuring that consumer can make well informed। ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि जो कंज्यूमर आपके वेबसाइट पे जाके आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, he has to make sure कि उसने जो खरीदा है वो सही है यार। Next update is related to FSSAI launch awareness camp on food safety aspect at a prominent markets in Delhi। FSSAI ने काफी सारी चीजों पर अवेयरनेस करा है दिल्ली में, लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, रॉ मटेरियल की टेस्टिंग कब करवाना है, क्यों करवाना है, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज अगर ज्यादा हो जाते हैं तो उसका हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर होता है वो बताया गया, आर्टिफिशियल राइपनिंग से क्या इफेक्ट होता है वो बताया गया, ठीक है। और अगर आप किसी भी फूड प्रोडक्ट पे, स्पेशली एप्पल्स पे या अदर प्रोडक्ट्स पे आपने अगर कुछ वैक्स कोटिंग करी है, तो और वो जो वैक्स कोटिंग है अगर वो अनअप्रूव्ड केमिकल से है तो क्या होगा, इन सब के बारे में एफएसएसएआई ने और अवेयरनेस क्रिएट करी। सो उन्होंने एक एक्सटेंशन अवेयरनेस करा है अलग अलग फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स के साथ, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के साथ मिलके दिल्ली के कहाँ कहाँ पर, खान मार्केट में, आईएनए मार्केट्स में। सो जो मार्केट एसोसिएशंस हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको भी एक्टिवली एंगेज किया गया, उनको बताया गया कि पेस्टिसाइड रेसिड्यूज का क्या हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट होता है, क्या क्यों इम्पोर्टेंट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की टेस्टिंग कराना ताकि हम क्वालिटी इंश्योर कर सके, ठीक है। आर्टिफिशियल राइपनिंग से क्या होता है, जैसे हमने देखा ना कई बार इथिलीन का यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स का यूज करते हैं जो कि परमिसिबल नहीं होता है, लेकिन उससे आपका जो फ्रूट है वो जल्दी राइप हो जाता है। जल्दी राइप तो हो गया पर उसके जो हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट हैं वो ह्यूमन बॉडी पे बाद में होते हैं, इसलिए आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए जो परमिटेड केमिकल्स हैं सिर्फ वो ही यूज करने चाहिए। वैक्स कोटिंग नहीं होना चाहिए। वैक्स कोटिंग में क्या होता है कि जो वैक्स यूज हो रहा है वो वैक्स कैसी क्वालिटी का है वो इम्पोर्टेंट, अगर वो वैक्स सही नहीं है तो जो केमिकल है वो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि वर्ल्ड फूड डे की थीम भी थी, इसको ध्यान में रखकर जितने भी स्टेक होल्डर लोग हैं वो सारी गुड फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, वो लोग सारी अच्छा खाना खाएं और उससे कोई भी बीमार ना पड़े, हेल्दी ऑप्शंस हमारे मार्केट में हो, मार्केट में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो एक हेल्दी हो, वो अच्छे हो, पेस्टिसाइड्स फ्री हो, वैक्स कोटेड ना हो, आर्टिफिशियल राइपनिंग ना हो, ठीक है। इसको ध्यान में रख के एफएससीआई ने अवेयरनेस करी है, प्रोटोकॉल्स, एंड दिस दे आर डूइंग ऑन द नेशनल लेवल। There was one more update with the capacity building for maximum residual limit of pesticides in tea with the small tea holders। तो स्मॉल टी होल्डर्स जो थे उनके साथ में कुछ अवेयरनेस कराया गया, जिसमें फार्मर्स को बताया गया कि आप कब इस पेस्टिसाइड को स्प्रे करें, ठीक है, जैसे उनके कल्टीवेशन के कितने देर पहले होना चाहिए, गुड
एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को कैसे फॉलो करना है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स को कैसे फॉलो करें ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें हार्मफुल पेस्टिसाइड रेसिड्यूज ना रहे। ये सब कुछ कराया गया टी बोर्ड की सहायता से, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस CII फेज के साथ में मिलकर FSSAI ने ये किया था। और FSSAI ने ऑल्सो एजुकेट किया फार्मर्स को कि जब आप पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हो और जब लीफ की प्लकिंग करते हो उसके बीच में कितना टाइम होना चाहिए ताकि जो रेसिडुअल इफेक्ट है वो लीफ पे ना हो। And then there was Central Advisory Committee of FSSAI unveils the action plan on antimicrobial resistance. तो ये जो CAC है FSSAI की, they have defined an action plan for antimicrobial resistance during 43rd CAC meeting in Coimbatore, Tamil Nadu. और जो भी डेलिब्रेशन था उन्होंने बताया कि दे आर क्रिएटिंग एन अवेयरनेस किनके साथ, फार्मर्स के साथ, ताकि जो एंटीबायोटिक्स वो लोग यूज करते हैं लाइव स्टॉक के लिए, एक्वाकल्चर के लिए, पोल्ट्रीज के लिए, वो कैसा होना चाहिए और अंडर AMR वो गाइडलाइंस में होना चाहिए। ओके, अभी सर्वेलेंस ड्राइव भी की जाएगी जिसमें एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी इन फूड मैट्रिक्स बताया जाएगा। To ensure consumer safety were also discussed. एंटीबायोटिक रेसिड्यूज का मतलब होता है कि लाइव स्टॉक को हमने कोई ऐसी दवाइयां दी जिनसे उनकी ग्रोथ और जल्दी होगी। ठीक है, जैसे कि आपने कोई मुर्गी को कोई ऐसी दवाई दिला दी, आपने कोई इंजेक्शन दिलाया ताकि उसका जो वेट है वो जल्दी इंक्रीज हो जाए, वो जल्दी से बड़ा हो जाए। तो उसमें क्या होगा, उसका वेट तो बढ़ गया लेकिन वो जो आपने केमिकल उसको डाला, जो हार्मोन्स डाले, उससे वेट बढ़ गया, साइज बढ़ गया, लेकिन उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो उसकी बॉडी में ही रह गया। अब क्या हुआ, उसको ह्यूमन ने कंज्यूम किया तो सर्टेनली वो जो एंटीबायोटिक के रेसिड्यूज थे उसकी बॉडी से चले गए ह्यूमन में, एंड नाउ दैट चेंजेस, दैट केमिकल्स, दैट विल क्रिएट हार्मफुल इफेक्ट इन आवर बॉडी। तो इसलिए आपने देखा होगा आजकल कैंसर के केसेस बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज वी आर वेरी मच एक्सपोज टू पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, हैवी मेटल, कॉन्टामिनेंट्स, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज, ये सब हमारे बॉडी में ही जा रहा है और जिससे ह्यूमन हेल्थ को काफी सारा प्रॉब्लम हो रहा है। इस मीटिंग में ये भी डिसाइड हुआ कि जो 100 फूड स्ट्रीट्स हैं जिसको हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट्स बनाया जाएगा, उसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, FSSAI वर्किंग कर रही है। क्लीन मार्केट डिस्प्लेस बनाए जाएंगे, हेल्थ क्लब्स बनाए जाएंगे स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स में भी, ताकि एक एंकरेज किया जाए यंग बच्चों को अबाउट द हेल्थ। क्लब में क्या होगा, यंग बच्चे आएंगे, यंग बच्चों का क्लब बनेगा, उसमें दे विल बी डिस्कसिंग अपॉन हेल्थ, फूड, फूड हैबिट्स, जंक फूड्स, है ना, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स, ताकि जो यंग बच्चे हैं उनको अच्छे से एजुकेट किया जाए। एंड जो इनिशिएटिव है एक और कि 11 लाख फूड हैंडलर्स को ट्रेन करना है इन कैंटीन्स एंड यूनिवर्सिटीज ऑफ होटल्स इन 2 years, इसके बारे में भी डिस्कस किया गया। तो थैंक यू सो मच। ये थे लास्ट मंथ के वेबिनार, ये थे लास्ट मंथ के FSSAI अपडेट। एंड इस वेबिनार में अगर आप से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, और आपको एक और अपडेट देना चाहती हूँ मैं कि QMS पे एक लीड ऑडिटिंग कोर्स हो रहा है 14 मई से। तो आप में से अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो उसको कर सकते हैं। 14 मई से QMS का लीड ऑडिटर कोर्स होने वाला है। और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस केटरिंग के फर्स्ट ट्रैक ट्रेनिंग्स वी आर डूइंग ऑन मंथली बेसिस इन इंदौर एंड अलग अलग जगह पर। तो अगर आपको अटेंड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। And as we told you कि we are having this
6 month FSSAI regulation learning course. This is a recorded versions. This is a recording videos. अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं. And we are having 9th और 10th को FSSC वर्जन 6 इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग हो रही है इंदौर में. ये 2 दिन की है, ऑफलाइन ट्रेनिंग है. इन 2 दिन की ट्रेनिंग में आप लोग, आपके यहाँ, आप जिन जिन इंडस्ट्री में भी FSSC वर्जन 6 है, उसमें आपको ये FSSC वर्जन 6 का अवेयरनेस ट्रेनिंग लेना जरूरी है. इंटरनल ऑडिटर होना चाहिए आपकी प्रोमाइसिस में. उसी को ध्यान में रखते हुए हम FSSC वर्जन 6 पे इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं. सो यू ऑल आर इनवाइटेड, जिन जिनका FSSC वर्जन 6 है, या फिर अगर आपको सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको FSSC वर्जन 6 में क्या अपडेट आया है वो पता चले, आप FSSC के इंटरनल ऑडिटर बनना चाहते हैं ताकि आपका कैरियर ग्रो हो, आपको अच्छी जॉब में अच्छी इंक्रीमेंट मिले, तो उसके लिए आप ये वाला ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं. 9th और 10th को है. अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए. वी विल शेयर ऑल द डिटेल्स. लीड ऑडिटिंग ट्रेनिंग कोर्स हो रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का फ्रॉम 14th of May, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. और FSSAI की ट्रेनिंग है. तो थैंक यू सो मच. आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं. तो आई रिक्वेस्ट, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक इस लिंक पे शेयर कर दें. हमने आपको फीडबैक का एक लिंक शेयर किया है चैट बॉक्स में. सो प्लीज आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक उस लिंक पे शेयर करें. थैंक यू सो मच.